करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14। आज हम इसमें किसी कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करने में रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड किसी कंडक्टिंग वायर को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो एवरी पार्ट का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। स्ट्रेचिंग of a conducting wire, stretching of conducting wire। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, वो A1। कभी कभी रेडियस दे रखी होती है, डायमीटर दे रखा होता है। मान लो इस कंडक्टर की रेडियस R1 है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ R = ρL/A। तो रेजिस्टेंस लेट कर लेते हैं R1 कंडक्टर का, रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इस कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच कर देते हैं, तो इस कंडक्टिंग वायर को अगर हम स्ट्रेच कर दें और इसकी स्ट्रेच करके इसकी लेंथ क्या होगी, स्ट्रेचिंग करने पर लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसकी न्यू लेंथ हो गई स्ट्रेच करने के बाद L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A2। तो स्ट्रेच करने से इफ यहां लिख सकते हैं, इफ the conducting wire stretches। अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज। अगर किसी कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, क्योंकि स्ट्रेच करने से वायर लंबा होगा और पतला हो जाएगा। पतला होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो देखो रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले में देखें तो लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज। डायरेक्ट रिलेशन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी वायर को स्ट्रेच करने से। तो एक तो वायर को स्ट्रेच करने से मास कांस्टेंट रहेगा, वायर का जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा। हमने वायर को स्ट्रेच किया है, उसे काट के उसका कुछ पार्ट अलग नहीं किया, उससे हमने केवल वायर को स्ट्रेच किया है। तो स्ट्रेच करने से वायर का, स्ट्रेच करने से पहले और स्ट्रेच करने के बाद वायर का मास सेम रहेगा, तो मास सेम रहेगा। एक दूसरी पॉइंट बताए, एक पॉइंट। दूसरा रेजिस्टिविटी, ये भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द वायर। जब तक कंडक्टिंग वायर का मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग वायर के लेंथ से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, ये हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि अगर एक कॉपर का वायर था तो स्ट्रेच कर देंगे तो कॉपर का ही रहेगा, दैट मीन्स मटेरियल चेंज नहीं होगा, और जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसमें हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें कि और क्या कांस्टेंट रहेगा। तो एक डेंसिटी ऑफ द वायर, ये भी कांस्टेंट रहेगा। देखो डेंसिटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी तभी चेंज होती है जब मटेरियल चेंज होता है। मटेरियल सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी। ठीक है। फोर्थ देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है
मास ओवर वॉल्यूम। यहां से अगर हम वॉल्यूम निकालें कंडक्टिंग वायर का, तो कंडक्टिंग वायर का मास ओवर डेंसिटी। देखो मास कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम रिमेन सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो देखो वॉल्यूम अगर सेम है इस कंडक्टिंग वायर का, इस कंडक्टिंग वायर का, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, V1 और V2 इक्वल। वॉल्यूम अगर सेम है तो इस कंडक्टिंग का वॉल्यूम लिखें, इस कंडक्टिंग वायर का स्ट्रेच करने से पहले कंडक्टर वायर का वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कंडक्टिंग वायर का, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर A इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टिंग वायर कितना लिख सकते हैं हम, A इंटू एल, A इंटू एल लिख सकते हैं। तो देखो इस वाले कंडक्टर का अगर वॉल्यूम लिखें तो इस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, और लेंथ कितनी है, L1। और इस कंडक्टर का वॉल्यूम लिखना चाहें तो इस कंडक्टर की लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A2, और लेंथ कितनी है, L2। देखो यहां से हम लेंथ में और एरिया क्रॉस सेक्शन में रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अगर हमें इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो, स्ट्रेच तो किया है वायर को, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टिविटी तो सेम है दोनों कंडक्टिंग वायर की, बिकॉज मटेरियल से लेंथ चेंज हो गई स्ट्रेच करने से, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी नया चेंज हो गया, तो नया रेजिस्टेंस ये होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखेंगे। पहले वाला पॉइंट कॉन्सेंट्रेट किए, जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इनमें ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है स्ट्रेचिंग वायर के ऊपर, वो हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 हो, देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि एक मेरे पास ये वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लेट कर लिया, गिवन नहीं है, लेंथ L1 लेट कर ली, रेजिस्टिविटी इस वायर की रो, और रेजिस्टेंस गिवन इस वायर का, रेजिस्टेंस गिवन है R1 इज इक्वल टू 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए आप, R1 बराबर रो L1 ओवर A1, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपसे कह रहा है कि 5 ohm is drawn out so that its length is increased by, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, increased by twice is original length। तो according to question सेकंड केस क्या है कि इसको स्ट्रेच कर दिया है, ऐसे इस तरह से स्ट्रेच किया है कि इसकी जो न्यू लेंथ है इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज्ड बाय कह रहा है, तो इनिशियल लेंथ कितनी थी, L1, ये तो थी पहले से, अब इसको इंक्रीज करने की कह रहा है, तो इंक्रीज्ड बाय कितनी, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L1, L1 तो थी ही पहले से, इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज्ड बाय, इस पे ध्यान दीजिए, इंक्रीज्ड बाय बोला है, ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, तो 2L1, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई इसकी, 3L1, ऐसे। तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने A2 मान लिया, जो हमें पता नहीं है, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। देखो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, आपको कभी भी रेजिस्टेंस पूछता है तो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, लेंथ पता ही पड़ गया, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो यहां अगला पॉइंट लिखेंगे, बट वॉल्यूम इज रिमेन सेम। अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका वॉल्यूम लिखें V1 और V2 सेम, इसका वॉल्यूम लिखें तो A1 L1, और इसका वॉल्यूम लिखें तो A2 L2, A1 तो A1 L1 L1, A2 की वैल्यू पता नहीं, और L2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 3L1, L1 से L1 कट गया, तो नया एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया A1/3, एरिया क्रॉस सेक्शन घट गया है, देखो
तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालें तो R2 बराबर रेजिस्टिविटी रो लेंथ L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। रेजिस्टिविटी रो लेंथ कितनी हो गई 3L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 की वैल्यू कितनी A1/3, तो 3 ऊपर पहुंचा तो 9 और रो L1 ओवर A1, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम R1, तो इस जगह पर मैंने R1 लिख दिया, ये R2 आ गया। तो 9 और R1 की वैल्यू रखी है 5, R1 = 5, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 ओम। 45 ओम, देखो न्यू रेजिस्टेंस आ गया 45 ओम। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसमें सिंपल है कि अगर लेंथ दे रखी है तो एरिया क्रॉस सेक्शन, आप वॉल्यूम रिमेन सेम करके एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L ओवर A, तो आपको रो चाहिए, L चाहिए और A चाहिए, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन लिखा मैंने, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं। देखो सिमिलर क्वेश्चन है इसमें और इस पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने मिटाना नहीं है, कंपेयर करना है, एक पॉइंट सीखना है बस छोटा सा। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, देखो यहाँ पर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, यहाँ पर भी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज्ड बाय लिख रहा है, इंक्रीज बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अभी जब इसको किया था तो जो नई लेंथ लिखी थी L1 तो इनिशियल लेंथ हो गई, ओरिजिनल लेंथ हो गई। इंक्रीज बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज बाय करा इसलिए प्लस लगाया, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। लेकिन जो नीचे क्वेश्चन लिख रहा है इसमें कह रहा है कि स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, दैट मींस जो स्ट्रेच करने के बाद लेंथ होगी वो 3 टाइम्स है ओरिजिनल लेंथ के। स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसमें इंक्रीज्ड बाय आया है और इसमें सीधा कह रहा है थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। बस यही कंसेप्ट है, दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी का सब क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था। सॉल्यूशन देखें, पहले देखो हम इसका आंसर देंगे रेजिस्टिविटी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर। Resistivity is the property of a material of wire. It is independent of length and the area of cross section of the wire. So resistivity remains unchanged. तो हम यही लाइन लिख दें सेकेंड वाले पार्ट का। If the wire stretches resistivity remains unchanged because the resistivity is the characteristic property of a material. Resistivity is the characteristic property of material. It is independent of length and area of cross section। ये आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर दिया। फर्स्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन करना है सेम टू सेम जैसे हमने पहले किया था। एक कंडक्टिंग वायर है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 और लेंथ L1, रेजिस्टिविटी ρ1 और रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है, यहाँ में गिवन है, फॉर्मा लगा दो, ये दोनों गिवन है। R1 = रो L1 ओवर A1। ये केस फर्स्ट हो गया स्ट्रेच करने से पहले, है ना। अब स्ट्रेच करने के बाद आफ्टर स्ट्रेचिंग केस 2, अगर हम लेंथ को स्ट्रेच करके थ्राइस कर दें ओरिजिनल लेंथ के, दैट मींस L2 = 3 टाइम्स ऑफ L1, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 रिमेन। वॉल्यूम कैसा रहेगा, वॉल्यूम इज रिमेन सेम
है ना, रजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, वॉल्यूम रिमेन सेम, तो वॉल्यूम V1 और ये V2, इसका वॉल्यूम लिखे हैं तो A1 L1 और इसका वॉल्यूम लिखे हैं तो A2 L2, A1 L1 तो ऐसे कैसे रहने दें, A2 और L1 3L1, तो L1 से L1 कट गया, थ्राइस किया है ना इसने भी, थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस आया, समझ में आया, ठीक है। तो यहां से A2 निकालें तो A1/3, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालें, R2 बराबर रो L2 ओवर A2, रो L2 की वैल्यू 3L1 और A2 की वैल्यू A1/3, तो 9 और रो L1 ओवर A1, रो L1 ओवर A1 R1 के बराबर है, तो R1 और R1 10 है तो 90 ओम हो गया न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। बस एक थोड़ा सा पॉइंट आया लेंथ में, इंक्रीज्ड वाई कहता है और थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ कहता है, बाकी का रिमेन्स क्वेश्चन सेम है ये, और रजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है क्योंकि वो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की और इट डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। नया क्वेश्चन देखते हैं, देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, लेकिन इस बार इसमें पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। देखो थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसके बारे में कुछ कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो दो पॉइंट होते हैं, एक होता है परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो तब परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। फाइनल रेजिस्टेंस है ये R2, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा हो तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन एक फॉर्मूला तो ये है, अगर हमें कभी भी इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस निकालना है तो इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज डिक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस, ये निकालना हो तो इनिशियल रेजिस्टेंस माइनस फाइनल रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। रेजिस्टेंस में नहीं, किसी भी क्वांटिटी में अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, अगर वो वैल्यू क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इनटू 100, अगर डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है। और कभी भी निकालना हो तो इनिशियल वैल्यू निकाल लो, फाइनल वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस में इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में निकल आएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें वो शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन। इसको ये फॉर्मूला तो लर्न रखोगे या हटा देता हूं। एक वायर है जहां रेजिस्टेंस 16 हो, तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो वायर का दे रखा है। एक वायर ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, लेंथ L1, रेजिस्टिविटी रो और रेजिस्टेंस R1 16 हो, ये हमें गिवन है। तो फॉर्मूला लगा दें तो R1 इज इक्वल टू रो L1 ओवर A1, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब कह रहा है इस वायर को हम मेल्ट कर दें, गला लें और गला के रिकास्ट करके एक नया वायर बना लें। तो देखो उसमें से हमने मटेरियल निकाला नहीं है, बस मेल्ट किया है और उसी से फिर दोबारा से नया एक न्यू वायर बना लिया है। तो मास सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। लेकिन जो नया वायर बनाया उसकी लेंथ जो है वो हाफ है पहले वाले वायर से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस देख रहे हैं, हमने जो न्यू वायर बनाया उसकी जो लेंथ है, न्यू वायर बना रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो आधी हो गई है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा, L2 बराबर L1/2। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपने इस वायर में से काट के अलग थोड़ी किया है,
आपने उसे मेल्ट किया, गलाया, गला के उसी गले को फिर दोबारा से उससे नया वायर बना दिया, रिकास्ट कर लिया, लेकिन उसकी लेंथ कितनी बनाई आपने? पहले वाले लेंथ के हाफ बनाए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो वॉल्यूम्स तो सेम रहेगा, बट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वॉल्यूम V1 और V2, A1 L1 बराबर A2 L2। तो ये तो A1 थी, L1 थी, ये ओरिजिनल लेंथ की वायर की। A2 और लेंथ हो गई है L1/2। तो L1 से L1 कट गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A। लेंथ घट रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगी, एरिया बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? पहले न्यू रेजिस्टेंस मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो न्यू रेजिस्टेंस R2 बराबर रो L2/A2। मटेरियल तो सेम है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रेजिस्टिविटी रो तो रो ही है। L2 की वैल्यू कितनी हुई है? L1/2 ओवर A2 की वैल्यू हो गई है 2A1। इसको नीचे देखो, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे हो गया 1/4 रो L1/A1। रो L1/A1 इक्वल टू कितना? R1। R1/4 हो गया R2, और R1 दे रखा है 60/4, ये 4 ओम हो गया। तो देखो रेजिस्टेंस घट गया ना, लेकिन वो परसेंटेज पूछ रहा है, न्यू रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा। तो परसेंटेज डिक्रीजिंग या परसेंटेज इंक्रीजिंग? तो डिक्रीजिंग, परसेंटेज डिक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस। डिक्रीजिंग लिखते हैं तो इनिशियल रेजिस्टेंस माइनस फाइनल रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो इनिशियल कितना है? 60 माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 60 इनटू 100। ऊपर हो गया 12/16 इनटू 100। 4 से काट दिया 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से ये कट गया 25 और 25 से कट गया 75%। 75% रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है। तो ये परसेंटेज और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कभी भी परसेंटेज पूछ रहा है तो आप इनिशियल वैल्यू निकाल लो रेजिस्टेंस की, फाइनल वैल्यू निकाल लो, फिर चेक कर लो इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, फाइनल वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो निकल जाता है। इंक्रीजिंग कह रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल, और डिक्रीजिंग कह रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल। इनिशियल तो नीचे रहता ही रहता है। ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखो एक क्वेश्चन और लिखा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं दो तरीके से कराऊंगा। अ सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2%, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी लेंथ भी परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2%। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो, स्ट्रेच करने से पहले कोई जानकारी गिवन नहीं, तो सबको लेट करना पड़ेगा। A cylindrical wire is stretched to increase its length। तो स्ट्रेच करने से पहले कंडक्टिंग वायर, सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ के बारे में, एरिया प्रोसेशन के बारे में, रेजिस्टेंस कितना इनिशियल, कोई जानकारी नहीं है, तो सब लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, लेंथ L1, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस R1। तो R1 की वैल्यू रो L1/A1। ये स्ट्रेच करने से पहले। सेकंड केस में कह रहा है फिर वो हमसे कि इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ इंक्रीज की गई है, कितने परसेंट? 2% इंक्रीज कर दी है। तो लेंथ इंक्रीज कर दी भाई 2% स्ट्रेच करके, है ना। तो नई लेंथ L2, तो न्यू लेंथ लिखें अगर हम L2, तो इनिशियल लेंथ तो L1 थी, प्लस कितने परसेंट इंक्रीज की गई है? इंक्रीज इन इट्स लेंथ बाय 2%। तो इनिशियल लेंथ तो L1 थी, कितने परसेंट और इंक्रीज कर दी गई है? 2%। किसका 2%? L1 का। L1 लेंथ का 2% और इंक्रीज कर दिया, तो 2% ऑफ L1। तो L1 प्लस 2% का मतलब 2/100 इंटू L1।
तो यहां से 100 एलसीएम लें तो ये 100L1 प्लस 2L1 दैट मीन्स 102L1 डिवाइडेड बाई 100। यहां पे भी स्ट्रेच किया है तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, बट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम लिख लें A1 L1 A2 L2। तो A1 है, L1 है, A2 पता नहीं है, L2 की वैल्यू है 102 100 L1 से L1 कैंसिल, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, इसका से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको डिवाइड में ले आइए। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस स्ट्रेच किया है तो रेजिस्टिविटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी। न्यू लेंथ और न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन R2 इज इक्वल टू रू, न्यू लेंथ कितनी है 102 100 L1, L2 की वैल्यू है 102 L1 ओवर 100 और इनिशियल एरिया फाइनल एरिया कितना है 100 और 102 A1। देखो 102 ऊपर जाएगा सबसे ऊपर तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो और स्क्वायर हो गया ऐसे, और ये रो L1 ओवर A1 और इसे लिख सकते हैं 102 100 उसका स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस R1। रो L1 ओवर A1 रेजिस्टेंस R1 के बराबर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, साफ साफ कहा है इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो रही है ना भाई, एरिया घट रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा दें यहाँ पे, तो देखो इसे तो मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, गया नहीं है ना, यही करना पड़ेगा। परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो देखो एक बार इसके नीचे लिख सकते हो, एक बार इसके नीचे, तो R2 ओवर R1 लिख सकते हैं इसे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो -1 इनटू 100। और R2 ओवर R1 यहाँ से देखो ये R2 की वैल्यू है, R2 इज इक्वल टू कितना, R1 को इसके नीचे ले आएंगे तो R2 ओवर R1 इसको इसके नीचे ले आएंगे, नया एक स्टेप बना लो, R2 ओवर R1 तो 102 डिवाइडेड बाई 100 उसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 102 100 इस पूरे का होल स्क्वायर -1, ये देखो इनटू 100। यहाँ तक आया, समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब सॉल्व कर दो इसको, 100 का स्क्वायर नीचे एलसीएम आ गया, ये 102 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 से तो एक 100 कट गया। इसमें एक फॉर्मूला जानते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, 102 प्लस 100 और 102 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, ये तो 202 हो गया और ये 2 हो गया डिवाइडेड बाई 100, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.02 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4.04%, तो अप्रोक्सीमेट 4% आ रहा है। कुछ समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक तब तक वैलिड रहती है जब तक लेंथ में जो इंक्रीमेंट दे रखा है वो लेस देन 5% है, लेस देन 5% है तब तक ही वैलिड होगा। अगर 5% से ज्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट 5% से ज्यादा है तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, इसी मेथड से करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो 5% से लेस देन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लेंथ में परसेंट इंक्रीमेंट जो थी वो केवल 2% थी, इसीलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे करना चाहिए उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हमने दोबारा से रिपीट किया है कि a cylindrical wire is stretched to increase its length by 2%. Calculate the percentage increase in resistance. इसका एक शॉर्ट तरीका और है, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये तभी तक वैलिड है जब तक लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो लेस देन 5% है, ठीक है। तो समझते हैं, देखो इसको आने के लिए आपको 11th में एक टॉपिक पढ़ा था आपने, एरर ऑफ मेजरमेंट,
परसेंटेज एरर वाला चैप्टर याद है 11th में, ठीक है। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन के जस्ट बाद वाला चैप्टर था एरर ऑफ मेजरमेंट्स, वो आता हुआ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन करते हैं, यहां से कह रहा है सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ बाय 2%। तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट किया है 2%। तो इसे आप ऐसे लिख देते हैं, देखो डेल्टा एल ओवर एल इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, है ना। तो ये लिख रहा है देखो परसेंटेज इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, कितना किया 2%। और लेंथ में परसेंटेज चेंज है तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा एल ओवर ये चेंज हो गया ऊपर, ये इनिशियल लेंथ हो गई नीचे, इनटू परसेंटेज में इसी 100 इज इक्वल टू 2%। ये हमें गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो नाउ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इस पर ध्यान देना। क्या एक बार बताओ कि यहाँ पर लेंथ में चेंज हो रहा है परसेंटेज, लेंथ में चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज 2%। तो ये बताओ लेंथ को, वायर को स्ट्रेच तो किया है, तो जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी तो चेंज आएगा, ए में भी तो चेंज आएगा। तो ए में चेंज आएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे परसेंटेज वाले मेथड से करना चाहते हो तो यहाँ एरिया वेरिएबल टर्म है, तो इसे कांस्टेंट टर्म में लाना पड़ेगा। सर कांस्टेंट टर्म में कैसे लाएंगे? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो स्ट्रेचिंग करने से वायर का मास कांस्टेंट रहता है, वायर को अगर स्ट्रेच करें तो वायर का मास कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आपको ये बताया, इसी का फायदा उठाते हैं। तो देखो हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, है ना, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी डी लेट कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी रो है, डेंसिटी डी, मास एम, वॉल्यूम लिखे हैं वायर का तो ए एल। यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो एम डी एल ये देखो, और एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो एल, ए की वैल्यू कितनी रख देते हैं एम, डी एल ऊपर चला गया, देखो एम ओवर डी एल, डी एल ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी एल स्क्वायर। अब इसमें हियर यहाँ पे रो डी ओवर एम, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी और मास, ये कैसा टर्म है कांस्टेंट। स्ट्रेच करने पर अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मास चेंज नहीं होगा वायर का, तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगा। और कांस्टेंट टर्म है तो इसमें फिर परसेंटेज लिखते थे ऐसे, डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100, एरर ऑफ मेजरमेंट में लिखते थे ऐसे, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो लेंथ में लिखें तो डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100, और जो पावर होती थी ना 2, एल की पावर कितनी है 2, उसका मल्टीप्लाई यहाँ करते थे। इसके लिए एरर ऑफ मेजरमेंट आना जरूरी है, इस जो 2 पावर है उसको आगे ले आते थे मल्टीप्लाइड में, तो ऐसे ले आए 2, और डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100 कितना परसेंट रखा है 2%, 2%, तो कितना आ गया 4%। और इसका नाम क्या है, इस पूरे का नाम परसेंटेज इंक्रीजिंग इन अ रेजिस्टेंस, इसका नाम है परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 4%, देखो शॉर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि वायर को स्ट्रेच किया है, तो ये जो टर्म है लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ए को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ए कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ में भी चेंज आएगा, एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में भी चेंज आएगा। इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर लेना पहले। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब नया क्वेश्चन पॉइंट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वायर्स हैं ए और बी ऑफ इक्वल मास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इक्वल मास, और सेम मेटल आर टेकन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर बी, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 32, द कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। अब सोचना कर, पहले देखना सोच करके, इसको नहीं आए तो फिर देखना सोल्यूशन देख। 2 वायर ए एंड बी इक्वल मासेस,
तो मेरे पास दो वायर हैं, इक्वल मासेस के हैं, सेम मेटल आर टेकन। देखो मेटल अगर सेम होगा तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टियां होती हैं डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और मेटल सेम है दोनों वायर का, तो रेजिस्टिविटी सेम एंड डेंसिटी सेम। डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ डायमीटर ऑफ वायर बी। देखो लेंथ के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, तो मान लो ये ए वायर है, इसकी लेंथ है L1, इसका डायामीटर D1 या डायामीटर कैपिटल D मान लेते हैं बराबर 2R1, ऐसे डायामीटर D1 मान लेते, तो इसकी रेडियस अगर R1 होगी तो चलो डायामीटर कह रहा है D1, इसका डायामीटर D1 है ना। मेरे पास दूसरा एक और वायर है, उसकी लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, तो कह रहा है द डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर बी। ए का जो डायमीटर है वो आधा है बी के डायमीटर का, तो बी का डायमीटर मान लो D2 है, तो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर डी के डायमीटर का आधा है। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर बी। तो ए का डायमीटर कम है तो थोड़ा सा डायमीटर कम कर देते हैं, है ना। इसकी लेंथ की जानकारी है नहीं तो L2 मान लेते हैं। डी कैपिटल डी डायमीटर है आपका, यहाँ पे ये डायमीटर है। मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी और डेंसिटी भी सेम होगी, और दोनों के मास सेम है। इसका रेजिस्टेंस रखा ए वाले वायर का R1, फर्स्ट वाले वायर का R1 माना है 32 ओम, है ना, और इसका रेजिस्टेंस पूछा है, इसका रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए, एरिया क्रॉस सेक्शन मालूम होना चाहिए और रेजिस्टिविटी। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पहले R1 रो L1 ओवर A1, लेकिन A1 यहाँ पे डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर के टर्म में लाएं तो देखो इसकी रेडियस R1 मान लें, इसकी रेडियस R2 मान लें, तो यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि 2R1 इज इक्वल टू D1 की जगह पे 2R1, D2 की जगह पे 2R2 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से 2 कट गया तो R1 बराबर R2/2, ठीक है। तो यहाँ आप रेडियस जो रिलेशन लिख सकते हो R1 बराबर R2/2 लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज इक्वल टू क्या होता है, यही लिख देते हैं, चलो रो L1 पाई R1 का स्क्वायर, वैल्यू बाद में करेंगे, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R2 रो L2 और पाई R2 का स्क्वायर। अब इसमें कंपैरिजन करने में दिक्कत ये हो रही है कि अगर R1 की वैल्यू हम R2 रख भी देंगे तो ये वाला फैक्टर में कंपैरिजन हो जाएगी, लेकिन लेंथ के बारे में जानकारी नहीं है। L1 L2 कितना है दोनों कंडक्टिंग वायर का, उसमें क्या रिलेशन है, उसमें जानकारी नहीं आ रही, तो उसके लिए हमारा फैक्टर काम करेगा ये वाला इक्वल मास वाला। इस A वाले वायर का मास और B वाले वायर का मास कैसा है, सेम है। सर ये कैसे काम करेगा, तो इस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए पहले। अब नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वायर ए का मास और वायर बी का मास, एम फॉर मास, है ना, मास सेम है, तो मैंने मास सेम कर दिया। अब इसमें देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, है ना, डी डेंसिटी है यहाँ पे, कैपिटल डी से डायमीटर माना, तो मास इज इक्वल टू लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हो आप बेटा, ए इंटू लेंथ, ए एल एस। देखो ये फॉर्मूला आया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो डेंसिटी सेम मेटल के है ना, तो दोनों वायर की डेंसिटी कैसी होगी, सेम, तो डी जो सेम हो गया। इस फर्स्ट वाले वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन A1, लेंथ L1 बराबर, ऐसे इसका डेंसिटी तो सेम है, एरिया A2 लेंथ L2। तो देखो डी से तो डी कटेगा, A1 लिख सकते हो आप पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1, A2 लिख सकते हो आप पाई R2 का स्क्वायर और ये L2, है ना। ये बात समझ में आई आपको। तो यहां से अगर आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं,
ऐसे अगर आप L1 L2 का रेशियो निकाल लो इस जगह पर इस फॉर्मूले से L1 और L2 का रेशियो निकाल लो, L1 L2 का रेशियो, तो इसको L2 को नीचे, R1 को इसके नीचे, तो कितना आने वाला है R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। देखो L1 L2 को नीचे ले जाओ तो इसको ले आओ R1 को, तो ये तो आएगा रिजल्ट, ये इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड का आपस में डिवाइड कर दें, तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रो L1 ओवर पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे ही रो L2 ओवर पाई R2 का स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला R1 ओवर R2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 हो गया, L1 ओवर L2, R2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर हो गया, R2 का भी स्क्वायर है, R1 का भी स्क्वायर है, R2 सबसे ऊपर जाएगा तो R2 ओवर R1। L1 ओवर L2 की वैल्यू हमें देखो गिवन है, ये निकाली है मैंने, अभी किस ये समझ में आया, कहां से निकाली थी, मास सेम वाला कंसेप्ट, मास सेम करके रिलेशन निकाला मैंने, तो L1 L2 की वैल्यू पुट कर दूं, R2 ओवर R1 का क्या होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये भी R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर है, देख रहे हैं दोनों सेम सेम आ गए, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो, R1 A का रेजिस्टेंस कितना रखा है 32 ओम, वायर A का रेजिस्टेंस कितना है 32, दैट मींस R1 की वैल्यू कितनी रखी है 32, तो R1 की वैल्यू 32 लिख लेता हूं, R2 निकालना है ना, R2 ओवर R1, तो देखो यहां से R1 इज इक्वल टू 2 R1 इज इक्वल टू R2 है, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R1 हो जाएगी, तो R2 की जगह पर 2R1 रख दो, तो 2R1 डिवाइड बाई R1 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2R1 और R1 इसका भी होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 16, ये 16 हो गया, है ना। अरे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये 32 डिवाइडेड बाई R2, हमें R2 निकालना है, क्लियर है, अरे समझ में आ गया, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो R2 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 16, दैट मींस 2 ओम, तो नए वाले वायर का रेजिस्टेंस 32 ओम, सॉरी 2 ओम होगा, नए न्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम। तो जब इक्वल मास का कांसेप्ट समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको हमने यूज किया, यही मेन पॉइंट था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो नया पॉइंट सीखते हैं इसमें, कि अगर हम एक वायर को, कंडक्टिंग वायर को हम कट करते हैं, तो जो कट करने के बाद जो पार्ट्स बनते हैं वायर के, उनके रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो देखो इससे अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी वायर को कट करते हैं तो जो इसके जो पार्ट होंगे उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक पहला पॉइंट आ रहा कि मेरे पास एक ये कंडक्टिंग वायर है, यूनिफॉर्म एरिया प्रोसेशन का है, मतलब सब जगह एरिया प्रोसेशन सेम है ए, और लेंथ है इसकी L, और रेजिस्टिविटी मान लेट कर लेता हूं रो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है। अब इस वायर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो इस वायर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, जैसे हमने यहां से इस वायर को कट कर दिया, तो 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, तो इसका एक पार्ट ये रहा, ये पार्ट 1, और एक और पार्ट 2 इक्वल पार्ट में कट किया तो एक पार्ट ये रहा, ये पार्ट 2। तो 2 इस वायर को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो इसकी लेंथ, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, इसकी भी कितनी हो जाएगी L/2, है ना, ऐसे। तो इससे कंपेयरिंग करूं तो इसकी लेंथ L थी, इसकी लेंथ कितनी हो गई L/2, लेकिन आपने देखा कि एरिया प्रोसेशन सेम रहा कि नहीं, एरिया प्रोसेशन इस वाले वायर का, और कट करने के बाद, कट करने से पहले वायर ये था, इसी को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो अगर 2 इक्वल पार्ट में कट कर दें तो एरिया प्रोसेशन में कोई चेंज आया है, इस पार्ट का एरिया प्रोसेशन A है,
इसका भी ओरिजिनल वायर कट करने से पहले उसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, ऐसे इसका भी ए है, इसका भी ए है। और रजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, रजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर ये पूरा वायर कॉपर का था तो ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। तो आपने ये नोट किया कि यहां पर कट करने से एरिया क्रॉस सेक्शन और रजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चेंज नहीं हो रहा, और ये चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन ये तभी वैलिड रहेगा जब आप वायर को इस तरह से कट करें, तो कट करने के बाद जो पार्ट है उसके एरिया क्वेश्चन में सेम, एरिया क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आई। इसका एरिया क्वेश्चन ए है तो इसका भी ए, रेजिस्टिविटी इसकी रो है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये रिलेशन वैलिड है। दैट मीन्स रो और ए कांस्टेंट हो ये, तो आप इस रिलेशन को फॉलो कर सकते हैं। लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधा। तो देखो इसकी लेंथ कितनी एल और रेजिस्टेंस कितना है आर, इसकी लेंथ कितनी हो गई? हाफ। इसकी कंपेयरिंग लेंथ कितनी हो गई? हाफ, तो रेजिस्टेंस भी हाफ। इस वाले वायर का रेजिस्टेंस R/2। ऐसे इस वाले वायर का इसकी कंपेयरिंग करें तो लेंथ कैसी है? हाफ, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना? R/2। नहीं आप निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R = ρL/A ऐसे। और इस वाले वायर का रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस निकालें तो सब कुछ इसी का ले लो, इसी की रेजिस्टिविटी, इसी का लेंथ, इसी का एरिया क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी तो लो, लेंथ कितनी? L/2, एरिया क्वेश्चन A, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 ρL/A, 1/2 ये ना, और ρLA। और इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम R, इसकी जगह पर R। तो नया इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आया? R/2। देखो ये आया कि नहीं? इसका रेजिस्टेंस R था, इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? R/2। लेकिन ये ध्यान रखना, लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। लेकिन ये तभी तक सही है जब तक रेजिस्टिविटी और एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? जैसे अगर मैं इस वायर को 3 इक्वल पार्ट में कट करता, ये वायर है, इसके 3 इक्वल पार्ट में कट करता, तो एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा। हम इसे 3 इक्वल पार्ट में 1 2 1 2 3 इक्वल पार्ट में कट कर लिया। लेंथ कितनी हो जाएगी? तो एवरी पार्ट की लेंथ L/3 हो जाएगी, L/3। लेकिन रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। देखो रेजिस्टिविटी और एरिया क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, लेंथ 1/3 हो गई, तो लेंथ 1/3 तो रेजिस्टेंस भी 1/3। तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे वायर का? R, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R/3, इसका रेजिस्टेंस होगा R/3, इसका रेजिस्टेंस होगा R/3। नहीं निकाल के देख लो, इसका रेजिस्टेंस, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस लिखें तो R = ρL/A, इसी लेंथ लिखी है L, इसका एरिया और इसी रेजिस्टिविटी। ऐसे इस वाले पार्ट का अगर रेजिस्टेंस निकालने हैं, मान लो R, फर्स्ट वाले पार्ट का निकाल लें, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका रेजिस्टेंस निकाल लें, तो इसी की रेजिस्टिविटी, इसी की लेंथ और इसी का एरिया क्रॉस सेक्शन। तो इसे लिख सकते हैं 1/3 ρLA। इस जगह पर लिख सकते हैं हम R, 1/3 R, तो रेजिस्टेंस R/3 हो गया। अगर इस वायर को हम n इक्वल पार्ट में कट करते, अगर ये वायर है, इस वायर को हम n इक्वल पार्ट में कट करते, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी आती? एक पार्ट की लेंथ आती L/n। एरिया क्वेश्चन सेम रहा, रेजिस्टिविटी सेम रही, तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो देखो लेंथ अगर हमने 2 इक्वल पार्ट में कट किया तो लेंथ हो गई थी L/2, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधा R/2। 3 इक्वल पार्ट में कट किया तो लेंथ हो गई थी L/3, तो लेंथ L/3 तो रेजिस्टेंस भी R/3। n इक्वल पार्ट में कट किया तो लेंथ हो गई एक पार्ट की L/n, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R/n। समझ में आया? अगर हम लेंथ बढ़ाते, ये वाली बात समझ में आई। लेकिन ये कंसेप्ट तब तक वैलिड है जब तक ρA कांस्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, हैज अ रेजिस्टेंस 60 ओम। पहले इतना करते हैं सॉल्यूशन। एक मेरे पास ये वायर है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर है ये।
इसकी लेंथ L है और एरिया क्वेश्चन A है और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 16 ओम, R इज इक्वल टू 16 ओम है ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रो L ओवर A, फर्स्ट पार्ट। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इस वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो 4 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो एवरी वायर की जो लेंथ होगी L/4 हो जाएगी। तो एक पार्ट ये हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट है ना, थोड़ा सा छोटा और ये वाला 4, 4 पार्ट में कट कर दिए। एवरी की लेंथ L/4, एरिया क्वेश्चन सेम रहेगा सबका। तो लेंथ देखो यहां मैंने अभी समझाया R प्रोपोर्शनल टू L, रजिस्टिविटी इसकी और इसकी सेम, एरिया क्वेश्चन इसका सेम। तो लेंथ 1/4 हुआ है तो रेजिस्टेंस एवरी पार्ट का R/4 हो जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ ईच पार्ट L/4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each part A, then resistance of each part parts कितना R/4। लेंथ 1/4 हुई है तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस R था पहले तो 1/4 होके R/4 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, ईच पार्ट इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टू लेंथ है। अब इस वाले पार्ट को स्ट्रेच कर रहा है तो देखो आगे वाला कंसेप्ट दे रखा है यहां कि ईच पार्ट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ है। मतलब स्ट्रेच करने से पहले एक पार्ट की लंबाई कितनी थी L/4 और एरिया क्वेश्चन 1। अब इस वायर को अगर आप स्ट्रेच कर दोगे और इसकी लेंथ फिर द्वारा से कितनी कर दोगे L, तो एरिया क्वेश्चन चेंज हो जाएगा A' है ना। और इसका रेजिस्टेंस तो कितना था R/4 मतलब 16/4, दैट मींस 4। इस वाले वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम था। R/4 यहां ले देता हूं 16 डिवाइडेड बाई 4 तो 4 ओम। ईच पार्ट का रेजिस्टेंस 4 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस था 4 ओम। ठीक है, आया इस समझ में आया। ये R फर्स्ट कर लेता हूं, R फर्स्ट ऐसे, और इसका रेजिस्टेंस R डैश कह लेता हूं। तो एक बात तो वॉल्यूम स्ट्रेच किया है इस वाले एवरी पार्ट को किया है। मान लो एक पार्ट ले लिया मैंने, इस पार्ट को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ L इंक्रीज कर दी, लेंथ बढ़ा दी, L/4 से L कर दी है ना। तो स्ट्रेच करने से क्या वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम करके एरिया क्वेश्चन निकालना है। A' की वैल्यू मैं नहीं मालूम तो इसका वॉल्यूम लिखते हैं तो A इंटू L/4, A इंटू L1 लिखते हैं ना, A1 L1 तो A और लेंथ नहीं है L/4। ऐसे इसका वॉल्यूम लिखते हैं तो A' और L से L कट गया तो नया एरिया क्रॉस सेक्शन A' बराबर A/4। तो इस वाले वायर का स्ट्रेचिंग वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रेच्ड वायर। तो R' बराबर रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, लेंथ L हो गई है, एरिया क्वेश्चन A'। तो नया रेजिस्टेंस आएगा रो L की जगह पे चलो इतना समझ में आया। फिर L ही लिख लेते हैं और एरिया क्वेश्चन के लिखते हैं A/4 तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 रो L ओवर A। देखो रो L ओवर A तो इसके बराबर है ना, देखो रो L ओवर A, इसकी लेंथ L थी, एरिया क्वेश्चन A था तो रो L ओवर A इसके बराबर है R के, इसकी जरूरत नहीं है। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम था। ठीक है,
तो इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, रो एल ओवर ए, आर के बराबर। तो आर, तो 4 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 16, आर इज इक्वल टू 16 ओम। तो कितना हो गया 64 ओम, है ना। तो जो स्ट्रेच करा आपने यहाँ पे, ईच पार्ट इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टू लाइक दैट। तो स्ट्रेच पार्ट, जितने भी स्ट्रेच वायर हैं इन सबको स्ट्रेच किया है और इसकी लेंथ एल कर दी है। तो स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रेच वायर कितना हो गया 64। अब कह रहा है आगे कि ऑल द 4 स्ट्रेच पार्ट, ऑल द 4 स्ट्रेच पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये लाइन लिख देते हैं, ऑल द 4 स्ट्रेच्ड पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो फॉर्म। तो यही पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट निकाल लो पहले कॉम्बिनेशन में। तो 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 और प्लस 1/64, 4 ही तो पार्ट थे। और ये कौन से वायर को कॉम्बिनेशन करा है पैरेलल वायर में, जो स्ट्रेच करा है, स्ट्रेच्ड पार्ट्स का, इस वाले का। इसका रेजिस्टेंस कितना है 64 ओम, है ना। तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो यहां से 4/64, दैट मींस 1/16, ये 1/R इक्विवेलेंट। तो यहां से आर इक्विवेलेंट आया आपका 16 ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4R है। तो देखो एक वायर मेरे पास ये रहा, है ना। इस वायर का रेजिस्टेंस 4R है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 4R है। ठीक है, आप इसे 4R ही कर चलो। फिर कह रहा है इस वायर को बेंड कर लिया और बना लिया एक सर्कल। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 4R, और इसे बेंड कर लिया और बना लिया एक सर्कल। इसी वायर से बेंड करके इस वायर को पकड़ा और पकड़ के एक सर्कल बना लिया, इसके दोनों एंड को मिला दिया जगह पर। तो देखो एक ये वायर मैंने बेंड करके सर्कल बना दिया, इस वायर का ये वाला एंड ये रहा और ये वाला एंड ये रहा, दोनों को ज्वाइन करके ऐसे एक सर्कल बना लिया। फिर कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायामीटर। तो देखो ये डायामीटर तो वाले एंड है, ये वाले, ये डायामीटर हो गया, सेंटर हो गया रिंग का, है ना, सर्कल का सेंटर। तो ये डायामीटर वाले पॉइंट्स, तो ये मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी। इन कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते थे, बिटवीन द एंड्स ऑफ डायामीटर। एंड्स ऑफ डायामीटर ये हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट डाल दिए, ए और बी, ये डायमीटर वाले पॉइंट है। तो आप याद करो पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो वो बताता है कि कौन से 2 पॉइंट के बिटवीन निकालना है। तो बता रहा है कि पॉइंट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्या करते थे, पहला स्टेप क्या था, बैटरी लगा देते। तो हम बैटरी लगा दें यहाँ पे ऐसे। अब यहां से जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे वही करना है आपको। यहां से करंट चली आई, यहां आके करंट इस जगह पर आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इधर गई और इधर गई। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ACB और ये ADB, ACB पार्ट और ADB पार्ट यानी कि रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि इस वायर को बेंड करके ये सर्कल बनाया है। तो ACB वाले पार्ट की लेंथ और ADB वाले पार्ट की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, अलग अलग होगी। तो इक्वल होगी। अगर इसकी लेंथ L है, इस वाले वायर की लेंथ L है, तो ACB वाले वायर की लेंथ कितनी होगी, L/2, क्योंकि इसी वायर को बेंड करके ये सर्कल बनाया था पूरा। ये पूरा सर्कल इस वायर को बेंड करके बनाया था, ये हमने जोड़ा है अलग से, इस वायर से केवल एक सर्कल बनाया था। तो इस पूरे वायर की लेंथ अगर L है और उसका रेजिस्टेंस 4R है, तो इसके ACB वाले वायर की लेंथ कितनी होगी, L/2, और ADB वाले वायर की लेंथ भी L/2।
L/2 और L/2 मिला के L। तो देखो ACB वायर का लेंथ, इसकी लेंथ की कंपेयरिंग आधी हो गई है, इसका एरिया क्वेश्चन और इस वाले वायर का एरिया क्वेश्चन सेम होगा, इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो केवल लेंथ आधी हुई है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ हाफ, रेजिस्टेंस हाफ, दैट मींस इस वाले वायर का रेजिस्टेंस R/2 और इस वाले वायर का रेजिस्टेंस भी R/2 नहीं, सॉरी, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4R है ना, इसका रेजिस्टेंस 4R, तो लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधा, तो इसका रेजिस्टेंस आधा, 4R का आधा कितना, अगर इसका रेजिस्टेंस R होता, और इसका रेजिस्टेंस कितना होता, मैं कह रहा R है, ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, तो लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधा, तो लेंथ रेजिस्टेंस कितना जाता R/2 और इसका भी R/2, लेकिन इसका रेजिस्टेंस गिवन कितना था भाई 4R, तो 4R का आधा कितना 2R ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस और 2R नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस, और ये दोनों रेजिस्टेंस देखो आप ऐसे बना सकते हो इसका डायग्राम, ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना, एक पहले सर्कल में देता हूं, एक सर्कल है ना, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस ये R/2 सॉरी 2R, और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस ये भी 2R, और यहाँ पे ये पॉइंट A, यहाँ पे ये B पॉइंट, और यहाँ से एक गठ लगा रखी है हमने ऐसे, तो यहाँ से करंट चल रहा है I, तो देखो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा I/2 और I/2, और डिवाइड होना तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो भाई, लेंथ आधी हुई है, ACB वायर की लंबाई इस पूरे वायर की लंबाई का आधा हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी आधा है, इसका 4R तो उसका रेजिस्टेंस 2R, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप लिख सकते हो 2R एंड 2R Rn, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, तो यहाँ से 2R LCM, तो 1 + 1 दैट मींस 2/2R, 1/R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो ये आंसर। यहाँ फिर कॉन्सेंट्रेट करने वाला पॉइंट कि इस वायर को बेंड करने से जो सर्कल बना है उसके तो दो पार्ट हो गए हैं, अब एक ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो अपर पार्ट ACB का रेजिस्टेंस निकालना है और ADB वाले वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन ACB वायर का रेजिस्टेंस और इस वाले वायर का रेजिस्टेंस, सॉरी ACB वाले वायर का एरिया क्वेश्चन, इसका एरिया क्वेश्चन सेम, ADB वायर का एरिया क्वेश्चन और इसका एरिया क्वेश्चन सेम, रेजिस्टिविटी सेम, बट लेंथ इसकी L, इसकी ACB वाले वायर की लेंथ L/2, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधा, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस 4R तो इसका 2R, इसका 2R, टोटल मिला के 4R। समझ में आपको यहां तक आया, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आपका R आ रहा है, ठीक है, समझ में आए, एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखा, एक यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस 4 ओम is bent into the form of circle of radius R. A specimen of the same wire, मतलब same material का वायर है एक और, is connected along the diameter of the circle. What is the equivalent resistance across ends of this wire? ठीक, तो पहले हमारे पास यहाँ से चलते हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो एक मेरे पास ये वायर, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, एक ये वायर, इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 ओम, इस वायर की लंबाई L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ R इज इक्वल टू ρL/K, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है। अब इस वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया गया जिसकी रेडियस R है, इसका सेंटर हो गया, तो इसकी रेडियस R है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस R है ना, ठीक है, एक सर्कल बना लिया, इस वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया, इस वायर को बेंड करके एक सर्कल बना लिया, फिर कह रहा है कि स्पेसिमेन ऑफ सेम वायर इट्स कनेक्टेड, एक दूसरा वायर लिया अनदर वायर, इसको तो बेंड करके सर्कल बना लिया, और एक और दूसरा वायर ले रहा है, लेकिन वो वायर और ये वाला वायर सेम मटेरियल का है, कनेक्टेड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो वो उसको डायमीटर अलोंग
ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे ये वायर और ये जो वायर कनेक्ट किया अलग से, ये वाला, ये सेम है, एक जैसा वायर है, मतलब एरिया पोर्शन सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन लेंथ तो अलग ही है, ठीक है नहीं। ये वाला वायर कनेक्ट किया है, इस वायर से तो बैंड करके सर्कल बना लिया, फिर दूसरा वायर लिया ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, वो वहां पर डायमीटर के अक्रॉस कनेक्ट कर लिया है। फिर कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस वायर। तो ये एंड्स हो गए, मान लो ये पॉइंट है हमारा P और ये पॉइंट है Q। P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? P और Q से एक बैटरी निकाल देते हैं। तो देखो इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, हम अपनी तरफ से एक सेल लगा देते हैं ऐसे, यहां से करंट चलेगी। अब करंट यहाँ पे आके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट I1, ये I2 और ये I3, और ये तीनों पार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। ये वाला पार्ट अपर सेमी सर्कल, लोअर सेमी सर्कल और डायमीटर, ये तीनों रेजिस्टेंस वायर हो गए। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो डायग्राम में, आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो। ये तो P पॉइंट हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, यहाँ से हमने एक सेल लगाया है ऐसे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, और एक इस अपर वाले पार्ट का सेमी सर्कल का रेजिस्टेंस और एक इसका रेजिस्टेंस, इसे R1, इसे R2, इसे R, लेट कर दिया। तो यहाँ से करंट चली I, तो I 3 पार्ट में डिवाइड हुई, I1, I2 और I3। तो तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में? आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू निकाल लो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। R1, R2, R3 की वैल्यू कैसे निकालें? तो यही एक कंसेप्ट है। जब ध्यान दो, ये L लेंथ का वायर हमने लेड करा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। अगर इसी वायर को अगर हम एक बेंड करेंगे एक सर्कल में जिसकी रेडियस R होगी, तो L किसके इक्वल हुआ? अगर इसी वायर जिसकी लंबाई L थी, इस वायर को एक सर्कल में बेंड कर लिया, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। L इसके 2 पाई r के बराबर तो होगा, L इज इक्वल टू 2 पाई r। ऐसे पहले पॉइंट समझ में आ रहा है। इस वायर को एक सर्कल में बेंड कर लिया, इसकी सरकमफ्रेंस कहेंगे तो 2 पाई r। तो इसी वायर को बेंड किया है, इसका सरकमफ्रेंस इसकी लेंथ के बराबर नहीं होगा, तो L इज इक्वल टू 2 पाई r। और इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 पाई r, कितना 4 ओम, ये R कहेगा, R तो माना है इस वाले वायर का रेजिस्टेंस, R की वैल्यू 4 ओम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 पाई r। तो अगर हम एक रेजिस्टेंस निकालें, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ निकालें, पर यूनिट लेंथ समझते हो? 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालें, तो 2 पाई r मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? तो 1 मीटर का निकालेंगे तो r बटे 2 पाई r ही तो आएगा। 2 पाई r लेंथ का रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालें तो r बटे 2 पाई r इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 मीटर तो बचेगा, इतने ओम पर मीटर। अगर लेंथ यूनिट मीटर है तब, ठीक है, ओम पर मीटर। ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ निकला, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ निकला, समझ में आया? ऐसे ही तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? इस R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ये बताओ, इस इतने वाले वायर की लंबाई कितनी होगी इसकी? तो पाई r। भाई पूरा सरकमफ्रेंस की लंबाई 2 पाई r होती है, तो इसकी पाई r ही तो होगी। तो इसकी लेंथ पाई r है, तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमें मालूम है, तो पाई r लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम करते थे ना पहले, ये तो कोई कंसेप्ट क्या है, वो ये है, जैसे 5 रुपए में एक मैंगो आता है, एक आम आता है, तो 1 रुपए में कितने आम आएंगे? तो 1/5 मैंगो। अब हमसे कह रहा है 1 रुपए का, हमें मालूम है कि 1 रुपए में 1/5 मैंगो आते हैं, तो हम 15 रुपए में चाहते हैं, तो 15 रुपए में कितने मैंगो आएंगे? तो 1/5 × 15।
हमने कहा कि नहीं 15 का नहीं, 20 के कितने आए हैं, तो 20 1 रुपए का 1/5, तो 20 के निकालने तो 1/5 × 20। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें, तो आपको कितनी लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए आप बताइए। तो इसका इस वाले वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, कितना माना है मैंने R1, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से इस वाले वायर की, इसकी रेडियस R है तो इसकी लेंथ पाई R नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं R1 माना है इसको हमने अपर सेमी सर्कल वाले को, तो इसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अपर सेमी सर्कल वायर ऑफ लेंथ कितनी पाई R, तो कितना होगा R/2πr मल्टीप्लाइड बाई पाई R से पाई R कटेगा कितना R/2 होना भी चाहिए। पीछे वाले कंसेप्ट से देखोगे तो इसकी लंबाई कितनी है L। अब इसको इस वाले वायर को सर्कल में बेंड किया था, तो ऊपर वाले पार्ट की लंबाई L/2, नीचे वाले पार्ट की लंबाई L/2, तो लेंथ आधी आधी, तो इसका रेजिस्टेंस भी आधा आधा, तो R/2 या फिर ऐसे कर लो, ऐसे इतना ही रेजिस्टेंस कितना है किसका आएगा, लोअर पार्ट का आएगा, लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, एंड रेजिस्टेंस R2 R3 माना है इसको, रेजिस्टेंस ऑफ लोअर सेमी सर्कल वायर ऑफ लेंथ, इसकी भी कितनी लेंथ है पाई R, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर लेंथ का इतना रेजिस्टेंस था R/2πr, ये 1 मीटर लेंथ का है, कितनी लेंथ का चाहिए पाई R लेंथ का चाहिए, तो इस सेकेंड से तो कितना R/2। ऐसे डायमीटर भी वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इसे मिटा देता हूँ। ऐसे ही हम इस डायमीटर वाली वायर का रेजिस्टेंस निकाल लें, अगर हम इस डायमीटर वाले वायर का रेजिस्टेंस निकालें तो इसकी लंबाई कितनी है 2r, तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमें मालूम है, तो 2r मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लें, तो R2 माना है उसको हमने रेजिस्टेंस ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी है 2r, कितना निकलेगा R/2πr × 2r, इसे 2r से 2r कट जाएगा तो R/पाई। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, R1 आया है आपका R/2, R/2 ऊपर पहुंच गया, प्लस 1/R2, R2 आया है R/पाई, तो R/पाई ऊपर पहुंच गया, प्लस 1 R3 R/2, तो R/2 2 ऊपर पहुंच गया, यहां से R एलसीएम आ जाएगा, 2 + पाई + 2 दैट मीन्स 4 + पाई/R। R की वैल्यू कितनी थी, R की वैल्यू 4 ओम थी, तो ये 4, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये 1/R इक्विवेलेंट आया अभी, तो R इक्विवेलेंट आ गया 4 पाई + 4 ओम, ये आंसर हो गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन करिए और जो डाउट्स हैं वो मेरे पे सेंड करिए। थैंक यू।